हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपने शायद पहले ना पढ़े हों या पहले ना देखे हों। उसी तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो हो सकता है कि आपने पहले ना देखे हों ना पढ़े हों। तो लेकिन मेरा मानना है कि आप एक बार प्रैक्टिस करके इनकी जरूर चले आना, जिससे कि पेपर में अगर आ जाएं ये वाले तो आप आराम से कुछ ना कुछ बनाकर आराम से लिख कर चले आओगे। ठीक है, तो वंशावली विश्लेषण क्या है, यह है विश्लेषण किस प्रकार हम उपयोगी है देखते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो हाँ, हम लोग जो होते हैं एक सामाजिक प्राणी होते हैं। मानव पर भी आनुवंशिकी के नियम अन्य प्राणियों की भांति लागू होते हैं और इन्हीं के अनुसार आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल के जो नियम थे और अन्य चीज़ों पर लागू होते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर भी लागू होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। प्राकृतिक तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक को जीव जंतु पर अनेक प्रायोगिक परीक्षण करने पड़ते हैं। सिंपल सी वाली बात है, उन्हें अपने निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। मानव पर प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण किए जा सकते हैं, अतः मानव अनुवांशिकी के अधिकांश तथ्य जन समुदाय के अध्ययन एवं अन्य जीवों की अनुवांशिकी पर आधारित हैं। मानव के अनुवांशिक लक्षण का पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक थे, सर फ्रांसिस गाल्टन ने 2 विधियां बताई थीं। तो तुम्हें देखो एक नया वैज्ञानिक मिला ना मिला, तो नया वैज्ञानिक मिल गया। कुछ विशेष अनुवांशिक लक्षण को प्रदर्शित करने वाले मानव कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन किया जाना। दूसरा, ट्विंस के अध्ययन से अनुवांशिक और उपार्जित लक्षणों में भेद स्थापित करना कि बच्चों में कौन से ऐसे लक्षण हैं जो जन्म से आते हैं और कौन से ऐसे लक्षण हैं जो जन्म के बाद आते हैं। ठीक है, एक ही यहीं पर एक वैज्ञानिक थे, हार्डी एवं बीनवर्ग ने पूरे जन समुदाय में अनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करने की विधि का अध्ययन किया था। ठीक है, मानव अनुवांशिकी में वंशावली अध्ययन पर महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेष लक्षण सामान्य असामान्यता रोग का पता लगाने में किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण चित्र से दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? कुछ चित्र से दिए जाते हैं। चित्र में वही है, क्या होते हैं, ये तो नर होता है, ये मादा होती है, ये आपस में मिल गए तो ये पति पत्नी हो गए हैं, ये इसका बच्चा होगा, ये इसका लड़का बच्चा होगा। ठीक है, और ये ऐसे करके बना दें तो रिश्तेदारों के बीच मैथुन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बना दें। ठीक है, तो हमें नहीं पता इसका लिंग निर्धारण क्या है। अगर हमने ऐसे बना दिया और इसमें दाग कर दिया तो हम बोलेंगे ये प्रभावित व्यक्ति है। प्रभावित व्यक्ति का मतलब इसमें कोई अनुवांशिक रोग है। तो आराम से ऐसे बना देना। आगे ये है सह प्रभाविता। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पों में कोई भी कारक प्रभावी या प्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है, मतलब दोनों जनकों के जो लक्षण होते हैं वो F1 पीढ़ी में आ जाते हैं। मनुष्य में 3 प्रकार के रुधिरवर्ग हैं, ABO मतलब इस तरीके से इन्हीं से बन जाते हैं। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं वैसे है ना, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुद्राणु कोशिकाएं करती हैं, मतलब RBC करती हैं। रुधिर वर्ग का नियंत्रण I जीन करता है, तो हम बोलते हैं ना IA IB ऐसे करते हैं, तो ये I जीन है। इसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं, IA IB है ना, IA IB होते हैं के साथ साथ उपस्थित होने पर सह प्रभावी होते हैं। तो ब्लड ग्रुप AB जो होता है वो सह प्रभाविता कैटेगरी में जाता है। तो बोलेंगे ब्लड ग्रुप A वाली माता है, ब्लड ग्रुप B वाला पिता है, तो बच्चों में ब्लड ग्रुप AB आएगा और दोनों के जो युग्म हैं वो मतलब कि दिखाई देंगे, तो उसे हम सह प्रभाविता बोलेंगे। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया, इसी को हम हैसियाकार कोशिका अरक्तता बोलते हैं। ठीक है, यह मनुष्य में अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। तो ये कैसा होगा? अप्रभावी जीन से होगा, ये ध्यान रखना। जब अप्रभावी जीन समयुग्म जी HbS अवस्था में होती है तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है।
अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वैलिन एमिनो अम्ल ले लेता है। तो ये ध्यान रखना कि ग्लूटामिक अम्ल का स्थान कौन ले लेगा, वैलिन ले लेगा, और वैलिन का कोड जो होता है GUG होता है, ये भी ध्यान रखना। असामान्य हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर सकता और लाल रुधिराणु हैसिए के आकार के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में घातक एनीमिया हो जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बस यहीं तक कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे पढ़ के जाना। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का ये आराम से आप लोगों का छप सकता है, ठीक है। चलिए, DNA पॉलीमरेज, कभी कभी ये भी आ जाता है, एंजाइम प्रतिकृति के लिए आवश्यक है। तो DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है DNA को बनाने का काम करता है। यह DNA टेम्पलेट उपयोग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के बहुलकन को प्रेरित करने के लिए करता है। DNA अणुओं की दोनों श्रृंखलाएं एक साथ पृथक नहीं होती, मतलब एक साथ अलग अलग नहीं होती। DNA द्विकुंडली प्रतिकृति हेतु छोटे छोटे भागों में खुलती हैं। तो DNA छोटे छोटे भागों में खुल जाएंगे। इसके फलस्वरूप बनने वाले खंड परस्पर DNA लाइगेज एंजाइम द्वारा जुड़ जाते हैं। तो DNA लाइगेज जो होगा इसे जोड़ेगा। DNA पॉलीमरेज एंजाइम स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम का प्रारंभ नहीं कर सकते। यह कुछ निश्चित स्थल पर संवाहक वेक्टर की सहायता से होती है, मतलब वेक्टर की सहायता से हो जाएगी। आगे स्थानांतरण को भी पढ़ के चले जाना भाई। ट्रांसलेशन बोलते हैं mRNA न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं का एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित होना स्थानांतरण कहलाता है। या mRNA से जब प्रोटीन बनती है तो भी हम उसे स्थानांतरण बोल देते हैं। यह प्रक्रिया राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण के दौरान होती है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसीलिए इसमें सर्वप्रथम एंजाइम ATP द्वारा एमिनो अम्ल का सक्रियकरण होता है। सक्रिय एमिनो अम्ल tRNA पर स्थानांतरित होते हैं, संश्लेषित प्रारंभ हो जाता है, तत्पश्चात पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम निर्धारित होते हैं। tRNA अणुओं के मध्य उपस्थित पेप्टाइड स्थल द्वारा पेप्टाइड बंध निर्मित होते हैं। आगे छोटा सा प्रश्न है, क्या हम मानव विकास को अनुकूलनीय विकिरण कह सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मानव विकास को अनुकूलनीय विकिरण नहीं कह सकते, क्योंकि मानव जो होता है होमो सैपियंस की जनक जातियां जो हैं वो होमो हैबिलस होमो इरेक्टस वंश से विकसित हुई हैं। जब 2 वंश हो जाते हैं, 2 बिंदु हो जाती हैं, तो वहां से जब विकास होता है तो उसे अनुकूलनीय विकिरण नहीं कहते, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौमिक समय सारणी क्या है? कौन सा महाकल्प सरीसृप युग कहलाता है और क्यों? तो पृथ्वी का आवरण बनने से लेकर पृथ्वी के इतिहास के संपूर्ण समय का मापक्रम भौमिक समय सारणी जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है। कभी कभी इंग्लिश के शब्द को वो हिंदी में लिख के दे सकता है। मीसोजोइक महाकल्प को सरीसृप का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस महाकल्प में पूरी पृथ्वी पर विशालकाय सरीसृप डायनासोर बहुत ज़्यादा मौजूद थे। तो डायनासोर किस युग में थे? तो बोलेंगे मीसोजोइक युग में थे। ठीक है, पढ़ के जाना, सब इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, लास्ट का समय, कोई भी चीज़ फालतू नहीं पढ़ा रहा मैं। क्या आप 10 पुनर्योगस प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो चिकित्सीय व्यवहार के काम में लाए जाते हैं? पता लगाइए कि वे चिकित्सीय औषधि के रूप में कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। इंटरनेट की सहायता से। तो तुम्हें इंटरनेट की सहायता लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका गूगल मैं हूँ, मैं बताऊँगा। पहला है इंसुलिन। तो इंसुलिन पुनर्योगस प्रोटीन होती है और इस इंसुलिन का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो बोलेंगे डायबिटीज मेटिलस के उपचार में, कि जब मधुमेह बीमारी हो जाती है उस मधुमेह बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाएगा। ह्यूमन वृद्धि हार्मोन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है वृद्धि हार्मोन, जो व्यक्ति नाटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, छोटे से रह जाते हैं, उनको ठीक करने में, उनकी लंबाई को बढ़ाने में करते हैं। इंटरफेरॉन मोस्ट इम्पोर्टेंट, वायरस जनित रोग जैसे कैंसर एड्स के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
स्ट्रेप्टोकाइनेस थ्रोम्बोसिस के उपचार में हमारे नसों के अंदर जो रक्त का थक्का जम जाता है उसको दूर करने में करते हैं। ठीक है, इसके बाद करना आप कौन सा, ये वाला बोबिन वृद्धि हार्मोन दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। बाकी की अब जितने भी होंगे ये सब क्या करेंगे, कैंसर है ना बीमारी, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर कैंसर को दूर करेगा, इंटरल्यूकिन्स कैंसर को दूर करेगा, हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध टीका, ग्रेनुलोइड्स या ग्रेनुलोइड्स मैक्रोफेज कॉलोनी कैंसर एड्स। तो ये बाकी के जितने भी हैं कैंसर एड्स बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला भी, ये है हमारे पास पारजीनी जीवाणु क्या है, किसी एक उदाहरण से सचित्र वर्णन। जब किसी इच्छित लक्षण वाली जीन को जीवाणु के जीनोम में प्रवेश कराकर कोई उत्पादन प्राप्त किया जाता है तो विदेशी जीन युक्त जीवाणु को पारजीनी जीवाणु या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कह देते हैं। मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसके जीन में परिवर्तन किया गया है उसी को बोलेंगे हम पारजीनी जीवाणु। अब देखो हमने जीवाणु से क्या बनाया, मानव इंसुलिन आनुवांशिक प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार किया गया है। मतलब मानव के इंसुलिन को हमने जीन इंजीनियरिंग द्वारा बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने तैयार कर लिया है। इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जिसमें श्रृंखला ए व श्रृंखला बी जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। तो इंसुलिन में कितनी होती हैं, दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। तो पेपर में इनकी संख्या पूछी जाती है तो 2 बता देना। मानव इंसुलिन में प्राक हार्मोन संश्लेषण होता है जिसमें पहले पेप्टाइड सी होता है। यह पेप्टाइड सी परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। ठीक है, यह परिपक्वता के समय इंसुलिन से पृथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। सन 1983 में मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया गया जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया गया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं जैसे ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन को तैयार किया गया। तो हमने क्या काम कर लिया, 1983 में मानव इंसुलिन को ई कोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड में डालकर वहां से बनाया है। ठीक है, इंसुलिन डायबिटीज को नियंत्रण करने के लिए एक उपयोगी औषधि है। इंसुलिन के जीन को क्लोनिंग करने का श्रेय भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शरण नारंग को जाता है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अपना प्रयोग कनाडा के ओटावा में किया था। ओटावा जगह का नाम है। तो आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है। ये हमारे पास प्रो इंसुलिन है, यहाँ पर डाइसल्फाइड बंध दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और ये सी पेप्टाइड जो है वो तो अलग हो जाता है। ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा है और अच्छा काम किया है। तो आप इसका क्या काम कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। ठीक है, पेपर में मानव इंसुलिन के बारे में जानकारी आती है तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। और 1-2 बार पढ़ के जाना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इंसुलिन से संबंधित कुछ भी आ जाए तो आपको यही लिखना है। आगे देखिए, अंतरजातीय स्पर्धा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उपलब्ध संसाधन जैसे भोजन आवास के लिए स्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करती हैं जो सीमित है तो उसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। जैसे गेलापेगोस द्वीप में बकरियों के आगमन से एविंगडन का विलुप्त होना। एविंगडन जो होता है एक कछुआ होता है, शाकाहारी कछुआ। ठीक है, चलो यहीं तक कर लेना, बस इतना बहुत है। ठीक है ना, लेकिन पढ़ के जाना, अच्छे तरीके से करके जाना, पेपर में आने की संभावना है इसकी। आगे देखिए, ये है लिटर और अपरद में अंतर। तो यहाँ पर कागज़ की जगह पर यहाँ पर आएगा पॉलीथीन आएगा। फेंकी गई पॉलीथीन प्लास्टिक को लिटर कहते हैं, इनका अपघटन नहीं होता। जबकि अपरद क्या है, पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल और प्राणियों के मृत अवशेष, मलादि सहित को अपरद कहते हैं, इनका अपघटन हो जाता है। तो सूक्ष्म जीव इनको तोड़ सकते हैं, इनको तोड़ नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ो।
क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में विचार कर सकते हैं या सोच सकते हैं जहां पर हम जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं? क्या आप इसे उचित समझते हैं? ऑलरेडी ये वाला बायोलॉजी की घुट्टी में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसको वीडियो को रोककर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिवाइज करके चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र से क्या समझते हैं? भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? या संरक्षित जैवमंडल क्या है? किन्हीं दो के नाम बताने हैं। तो बायोस्फीयर बोल देते हैं इंग्लिश में। सन 1971 में यूनेस्को की मनुष्य एवं जीवमंडल परियोजना के अंतर्गत मानव कल्याण हेतु जीवमंडल के संरक्षण की दृष्टि से जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना का शुभारंभ किया जा चुका है। भारत में टोटल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र 18 हैं। हिमालय प्रदेश का शीत मरुस्थल क्षेत्र और शेषाचालम प्रमुख इसमें आते हैं। ठीक है, पढ़ के जाना, लास्ट के समय है। उन्मिली परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या उन्मिली परागणी पुष्पों, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पढ़ के जाना। और इसमें जो एग्जाम्पल हैं ये वाले, कनकोआ को कोमेलिना बोलते हैं, खट्टी बूटी को ऑक्सिलिस बोलते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुन्मिली परागणी पुष्प हमारी बायोलॉजी घुट्टी में है ये वाला। ठीक है, भ्रूणपोष वाला है, चलो उसे रहने दो। परागकण का चित्र ले लो, परागकण का कभी कभी पेपर में आ जाता है। ये अंकुरित परागकण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पेपर में ये आता है। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो, शुक्र जन नलिका की संरचना का वर्णन क्लास में मैंने पढ़ा दिया है। इसके जो पॉइंट्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये इसका चित्र है, पेपर में ये चित्र पूछा जाता है तो चित्र का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अपरागी परिभाषा, इसके प्रमुख कार्य बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो ये तो आराम से बता दोगे। गर्भ में स्थित भ्रूण और मातृ ऊतकों के बीच एक अस्थायी आंतरांगी शारीरिक संरचनात्मक कार्य की संबंध जो भ्रूण के जीवन संबंधी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि बाध्यता करता है, उसी को हम अपराग कह देते हैं। ठीक है, अपरागा जो होता है, अपराग के कार्य तो हमें पता ही है। भ्रूण को पोषण देना, ऑक्सीजन देना, उत्सर्जन का काम करवाना, ठीक है, एंटीबॉडीज पहुंचाना, हार्मोन्स पहुंचाना, सब कुछ आ जाएगा। सरोगेट मदर पढ़ा दिया है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिया? परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में है, औचित्य समझाइए। तो परिवार नियोजन जो है ये भी मैंने पढ़ा दिया है। जो जो पढ़ा दिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लो। जीनोटाइप फिनोटाइप ये भी मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी इसको दृश्य प्रारूप, जीन प्रारूप पढ़ा दिए, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट की बोल रहा हूँ। जो नहीं पढ़ाया उसको मैं नहीं समझा दिया है, पढ़ के जाना। स्क्रीनशॉट में इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि तुम पढ़ के जाओ। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण ये भी मैंने पढ़ा दिया है। ये भी ध्यान रखना कि मादा मधुमक्खी जो होती है इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं और जो नर मधुमक्खी होती है उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दें, मधुमक्खी का निर्माण जो होता है, नर मधुमक्खी का निर्माण अनिषेक जनन के माध्यम से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये पेपर में आगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रक्रिया में द्वारा आता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? आगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली, ये वाला पेपर में आता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में हर साल आता है ये वाला, पढ़ के जाना इसे। अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा, डीएनए खंड पर उपस्थित आनुवंशिक सूचनाएं एमआरएनए के माध्यम से प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। सूचनाओं के इसी एक दिशीय प्रभाव को अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेंट्रल डोग्मा, हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। फ्रांसिस क्रिक ने इसको प्रस्तुत किया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की खोज के बाद यह केंद्रीय सिद्धांत कुछ प्रवर्तित हुआ। कैसे प्रवर्तित हुआ दिखा देता हूं मैं तुम्हें। ये रहा, डीएनए से, दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, क्या देख पा रहे हैं आप? डीएनए से एमआरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन, आरएनए से डीएनए बना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सब पढ़ा चुका हूं। ये है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, आदि मानव 2024 में आया था ये। तो मानव पूर्वजों के कौन सा एक आता है हमारे पास, प्लीस्टोसिन काल के सभी जीवाश्मों को आदि मानव या ऑस्ट्रेलोपिथेसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से शुरू करना, कहाँ से करें?
ऑस्ट्रेलोपिथेशियन लगभग 20 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में रहे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेशियन की प्रमुख जातियां जो थीं वो क्या हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेरेंसिस, ये लूसी है। चलो 1 मिनट रुकते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हार्डी बीनवर्ग का सिद्धांत। आपके सामने 19-24 में पेपर में आ चुका है। तो समीकरण देख पा रहे होंगे, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। ये हार्डी बीनवर्ग का सिद्धांत का जो समीकरण है। 1 मिनट रुक जा, हूँ मचा रही है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इसका थ्योरी है। इस थ्योरी का आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ऐसे पढ़ के जाना। लास्ट में एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की मदद से इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो है लास्ट में आपका जो इंसुलिन वाला है, ये आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर जाना बस। और ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपोर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहला पार्ट जाके आप लोग देख लेना।